नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति योगी और आप देख रहे हैं योगी आईएएस यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पुरानी प्रारंभिक हिंदी के बारे में। उससे पहले अपन ने अपभ्रंश, अवहट, प्राकृत, पाली इन सब भाषा के बारे में विस्तार से चर्चा की है। जो अगर मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे पहले वाले सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आ जाते हैं अपन पुरानी प्रारंभिक हिंदी के ऊपर। पुरानी हिंदी अपभ्रंश तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। विभिन्न विद्वानों में इसके स्वरूप को लेकर मतभेद की स्थिति है। इस भाषा का काल लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी का है, जब पहली बार हिंदी तथा उसकी बोलियां स्वतंत्र रूप से प्रकट होने लगी थी। इस भाषिक स्थिति को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया और उन्हीं के द्वारा किया गया यह नामकरण आज तक प्रचलित है। तो पुरानी हिंदी नाम किन्होंने रखा था, मतलब कि इनका नामकरण किसने किया था? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने। इस भाषा को अन्य विद्वानों ने अन्य नामों से व्यक्त किया है, जैसे आचार्य द्विवेदी इसे उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं। पंडित वासुदेव शरण अग्रवाल इसे उदयीमान हिंदी कहते हैं। तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह इसे परवर्ती संक्रांतिकालीन अपभ्रंश नाम देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर है अध्ययन के स्रोत। आरंभिक हिंदी के प्रामाणिक स्रोत कौन से हैं? ये एक विवादास्पद प्रश्न है। विद्वानों ने कई ऐसे स्रोत बताए हैं जिनमें सरहप्पा, कणहप्पा आदि सिद्धों की रचनाएं, जैन कवियों पुष्पदंत तथा स्वयंभू की रचनाएं, विद्यापति के कुछ पद, मुल्ला दाऊद की चंदायन, अमीर खुसरो के कुछ छंद तथा रोड़ा की राउल बेली आदि प्रमुख स्रोत माने गए हैं। प्राय विद्वानों में इस बात पर सहमति है कि रोड़ाकृत राउल बेली इस भाषा का मूल स्रोत है, जबकि शेष रचनाएं कुछ अपवादों के साथ पुरानी या आरंभिक हिंदी में शामिल हो सकती हैं। फिर हैं, अब आ जाते हैं अपन ध्वनि संबंधी विशेषताएं। तो आरंभिक हिंदी में स्वर, निम्नलिखित स्वर है वही ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जो पहले अपन ने अपभ्रंश और अवहट में पढ़े हैं वही इसके अंदर भी आएंगे। आरंभिक हिंदी के अंदर ए, ई, उ, ए, ओ। फिर है दीर्घ के अंदर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ऐ और औ का विकास अवहट में हो गया था, जैसे कि मऊर, मोर, चकई, चखे। फिर है सभी शब्द स्वरांत होने लगे। संस्कृत के व्यंजनांत शब्दों की परंपरा का ह्रास पाली प्राकृत से ही आरंभ हो गया था। यहाँ आकर तो वह परंपरा लगभग लुप्त ही हो गई। फिर है री के स्थान पर ए, ई, उ, री आदि ध्वनियाँ पहले से ही विकसित हो रही थी। अब इनके बहुत से उदाहरण दिखाई देने लगे, जैसे वृद्ध तो बूढ़ो, मृत्यु तो मीचू, अमृत तो अमीय। तो ये री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हो गए। फिर है कुछ शब्दों में स्वरों का ह्रस्वीकरण हो गया, जैसे कि दीपावली तो दीवारी, आनंद तो आनंद। फिर है कुछ शब्दों में स्वरों का दीर्घीकरण होने लगा, जैसे मनुष्य, मानुख, चित्र, चीत, मित्र, मीत। स्वरों का दीर्घीकरण। कई शब्दों में स्वर परिवर्तन की घटनाएं दिखाई देने लगी, दिवस तो देवस, नूपुर तो नूर, सैया तो सेज। फिर आम तौर पर शब्द उक्रांत होने लगे, इसीलिए पुरानी हिंदी को प्राय उकार बहुला भाषा माना जाता है, जैसे पापू, लेहू, कच्चू क्या माना जाता है? उकार बहुला भाषा माना जाता है। कहीं कहीं अनुनासिकीकरण के उदाहरण दिखाई देते हैं, छाया, छाहे, नग्न, नंग। फिर है पुरानी हिंदी के व्यंजनों की सूची इस प्रकार है, वही अपभ्रंश, वही अवहट और वही पुरानी हिंदी के अंदर के, खे, गे, गे, अंगे, चे, छे, जे, जे, अंगे, टे, ठे, डे, डेने, ढे और ढे, ते, थे, दे, धेने, पे, फे, बे, भे में,
ये, रे, ले, वे, से और है। तत्सम शब्दों में से षटकोण सुरक्षित है, पर से सलगम प्राय से सपेरा के रूप में ही मिलता है। सुंड तो सूंड, शंख, शंख, शंख। फिर है शब्दों के मध्य में आने वाले अल्प प्राण व्यंजनों का ए या य, म तथा महाप्राण व्यंजनों का रूपांतरण है में पहले से ही हो रहा था, वह पुरानी हिंदी में भी होता रहा है। पहले अपभ्रंश में भी हुआ था, अब अवहट के अंदर भी हुआ था, और वही इसके अंदर पुरानी हिंदी के अंदर राजा, राया, कथा, कहा, नगर, नेअर, मेघ में है। फिर है पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में णे और ने का अंतर इस काल में स्पष्ट होने लगा। पूर्वी हिंदी में णे का ने होने लगा, जबकि पश्चिमी हिंदी में ने का अणे होने लगा। जैसे कि पूर्वी हिंदी घृणा तो गिन, चरण चरण, गुण गुण। फिर पश्चिमी हिंदी में सुजान तो सुजान, तृण तृण तृण, स्वरतीर्ण। फिर पठान पठान। स्वर भक्ति की प्रवृत्ति बनी हुई है जो अपभ्रंश से ही चली आ रही थी। इसके अंतर्गत व्यंजन संयोग को सरल करने के लिए बीच में स्वर लाया जाता है। उदाहरण के लिए प्रकार, परकार, दर्शन, दर्शन। फिर है शब्द के आरंभ में आने वाले संयुक्त व्यंजनों में से एक व्यंजन ही रहा है, जैसे स्कंद, कंधा, प्रिय, पिए, ग्राम, गांव, स्थल, थल। फिर है क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति पुरानी हिंदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अवहट में संयुक्त व्यंजनों का द्वित्वीकरण होने लगा था। अब द्वित्व में भी केवल एक व्यंजन में स्वर बढ़ गया और दूसरा लुप्त होने लगा। इसी को क्षतिपूरक दीर्घीकरण कहते हैं। पृष्ठ, पीठ, पोठ, पर्ण, पण, पान, पुत्र, पूत, पूत। फिर है क्षय पूर्वी हिंदी में छह तथा पश्चिमी हिंदी में खे होने लगा है। जैसे कि लक्ष्मण तो लक्ष्मण पूर्वी हिंदी, फिर है लक्ष्मण, लखन पश्चिमी हिंदी, अक्षर, अक्षर पूर्वी हिंदी और अक्षर आकर पश्चिमी हिंदी। फिर है रे और ले एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होने लगे, जैसे उज्जवल, उज्जर और सरिता, सलिता। रे और ले एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होने लगे। अब आ जाते हैं अपन व्याकरणिक संरचना के ऊपर। संस्कृत की संयोगात्मक प्रकृति से हिंदी की वियोगात्मक प्रकृति तक का मार्ग तय करने के लिए वियोगात्मकता की प्रवृत्ति पाली प्राकृत से ही आरंभ हो गई थी। यह प्रवृत्ति पुरानी हिंदी में बेहद स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पुरानी हिंदी को व्याकरणिक संरचना की निम्नलिखित द्रष्टव्य विशेषताएं द्रष्टव्य हैं। अगर आपको व्याकरणिक का देखना है, पढ़ना है, तो मैंने व्याकरणिक का पूरा सबका संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण सबका मैंने वीडियो बना रखा है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आ जाते हैं अपन संज्ञा व कारक व्यवस्था। संज्ञा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं। संज्ञाओं के सविभक्तिक रूप मिलने लगभग समाप्त हो गए। पुरानी हिंदी में प्रसर्गों का विकास काफ़ी तेजी से हुआ है। कुछ प्रसर्ग इस प्रकार है: कर्ता, ने, संबंध का, के, की, कई, केरा, केरी, संप्रदान, तई, लागी, करण, अपादान से, तई, ते, सो, सौ, कर्म को, कु, अधिकरण में, मई, मह, माह, पर, पे, पई। तो ये क्या हो गया? संख्या कारक व्यवस्था। फिर आ जाता है कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिनमें विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। ही ऐसी विभक्ति है जिससे सभी कारकों का काम प्राय चल जाता है। जैसे राजा घर बही बोले नाही, करण, चर नोदक ले सिरही चढ़ाव, अधिकरण। कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिनमें न प्रसर्ग है और न ही विभक्ति चिन्ह है। जैसे बीर है तपाई, तपाई मान बढ़ावत। फिर आ जाते हैं वचन व्यवस्था। ये हो गया ऊपरला, हो गया संज्ञा कारक, और अपन अब हो गया, अब करेंगे वचन व्यवस्था। पुरानी हिंदी में बहुवचन बनाने के नियम स्पष्ट होने लगे। पुल्लिंग में बहुवचन के लिए ए और अन प्रत्यय जुड़ने लगे। जैसे बेटा तो बेटे, बेटा बेटन,
स्त्रीलिंग में एक वचन से बहुवचन लगाने के लिए कई प्रत्यय विकसित हुए हैं, जैसे अन, नह, ए, आ इत्यादि। उदाहरण के लिए सखी, सखियन, अखिया, अखियां, विथि, विथिन्ह। फिर है लिंग संरचना। नपुंसकलिंग का अभाव पुरानी हिंदी से पूर्व ही हो गया था। पुरानी हिंदी में लिंग भेद के अनुसार शब्दों का स्वरूप निश्चय होने लगा। एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि प्राय स्त्रीलिंग शब्द इकारांत होने लगे, जैसे आँखी, आगी, औरती, पापिनी, दुर्लभी, दुल्हिनी। फिर है सर्वनाम। लिंग संरचना हो गया। फिर सर्वनाम। आधुनिक हिंदी के सर्वनाम लगभग पूरी तरह से पुरानी हिंदी में दिखाई देने लगे। इनकी एक संक्षिप्त सूची इस प्रकार है। उत्तम पुरुष एक वचन बहुवचन। उत्तम पुरुष मैं, हो, मारे, मेरो, मेरा बहुवचन। हम, हमार, हमारो, हमारा। मध्यम पुरुष तू, तुही, तोर, तेरो, तेरा, तुम, तुम्ह, तुम्हारा, तिहारे। अन्य पुरुष से, सेई, ते, वे, वेई। इनके अतिरिक्त कुछ और उदाहरण द्रष्टव्य हैं। प्रसन्नवाचक सर्वनाम को, कौन, क्या, कहा, काहे। संबंध सूचक सर्वनाम जो, जेई, जिस, जिन्हें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, किसी, कुछ। तो ये हो गया सर्वनाम। फिर आ जाते हैं विशेषण। पुरानी हिंदी के विशेषणों के संबंध में मूल विशेषता यह है कि संज्ञा के अनुसार विशेषणों के लिंग, वचन इत्यादि परिवर्तित होने लगे। उदाहरण के लिए पित्तवसन, पीरोवसन, उच्च, ऊंच, ऊंचो, ऊंची, ऊंचे। फिर है क्रिया रचना। पुराने हिंदी की क्रिया रचना के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं महत्वपूर्ण है। संज्ञार्थ क्रियाओं का क्रिया संज्ञाओं के अंत में ण या नु परसर्ग लगाने की प्रवृत्ति है, जैसे चलन, पढ़णु, कहण। तिंडत क्रिया रूपों के स्थान पर कृदंत क्रिया रूपों की प्रमुखता है, जैसे चलही, चलहिए, चली है, चलहु, करी है, करहु। फिर है पूर्वकालिक क्रियाओं के लिए प्राय ई परसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे चली, पठी, उठी, करी। फिर है संयुक्त क्रियाओं की प्रवृत्ति को जो अवहट से ही तेजी से विकसित होने लगी थी और बढ़ती गई है, जैसे उड़ी, चलई, कहे, जात है, देखो, चाहत, सुनी, सकत। तो यह हो गया व्याकरण व्यवस्था। फिर आ जाता है पुरानी हिंदी की शब्दकोशीय व्यवस्थाएं। इस युग में देशज शब्द भंडार में तीव्र वृद्धि होने लगी थी। ये काल वही है जब विभिन्न देशी भाषाओं का विकास हो रहा था, अतः हजारों देशज शब्द भाषा में शामिल हुए, जैसे चूड़ा, गागरा, ठमकना, गगन। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लाम के आगमन के बाद दोनों संस्कृतियों के साहचर्य की लंबी परंपरा स्थापित हो गई थी, जिसके कारण विदेशी शब्दों की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी। 1000 से अधिक विदेशी शब्द इस युग में भाषा में शामिल हो गए थे, जैसे दीदार, सहनाई, जंग, दरबार। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि पुरानी हिंदी वास्तविक रूप से हिंदी की आरंभिक प्रवृत्तियों को धारण करने वाली भाषिक स्थिति है। सरलीकरण और वियोगीकरण की जो परंपरा पाली प्राकृत से ही आरंभ हो और अपभ्रंश अवहट में काफ़ी विकसित हो गई थी, वह पुरानी हिंदी में आकर सीधे सीधे आधुनिक आर्य भाषा के रूप में प्रकट हुई थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे यूपीएससी के मेंस एग्जाम में। 2015 में आया था आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेषताओं का परिचय। 2009 में आया था आरंभिक हिंदी के विकास को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रवृत्तियों की 100 उदाहरण विवेचना कीजिए। 2008 में आया था आरंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं टिप्पणी। तो जैसे कि 2008, 2009, 2015 में आ चुका है आरंभिक हिंदी के बारे में, तो शायद 2021 में भी आ जाए। तो प्लीज़ 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 जो भी इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या फिर जो देख रहे हो और उनके पास यूपीएससी के हिंदी साहित्य सब्जेक्ट नहीं है, पर अगर उनके दोस्तों के पास है, तो प्लीज़ वीडियो का लिंक शेयर करके दोस्तों को ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। तो ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर, मतलब सब्सक्राइब ज़रूर
करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है। और कल अपन बात करने वाले हैं अपभ्रंश, आवहट और पुरानी हिंदी की तुलनात्मक अध्ययन, मतलब कि इनमें अंतर, अपभ्रंश, आवहट और पुरानी हिंदी के बीच में अंतर। जैसे कि अपन ने आवहट पढ़ी है, अपभ्रंश पढ़ी और पुरानी हिंदी तीनों ने अपन ने पढ़ ली। अब कल क्या करेंगे, इन तीनों के बीच में अपन अंतर बताएंगे। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।